हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे अपने यूनिट संख्या 8 डी व एफ कोष के तत्वों के सामान्य गुणों की, जिसमें हमने अभी तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डी कोष के तत्वों का, डी कोष के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में अध्ययन किया था। आज हम ऑक्सीकरण अवस्था जो लास्ट वीडियो में पढ़ी थी उससे जस्ट आगे देखते हैं कि 3D श्रेणी के तत्व कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न ऑक्सीकरण अवस्था में पूछे जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और उसके अलावा जो 3D के तत्व अपनी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं एक से अधिक प्रकार की, उनमें से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी रहेगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखना कैसे। सबसे पहले हम ये देखें भाई 3D श्रेणी में तत्व कौन से आएंगे। वो आएंगे स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और अपने पास में आएगा एक जिंक। इनका परमाणु क्रमांक 21 से लेकर ये 30 तक होता है। ठीक, हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालें तो हम ऑक्सीकरण अवस्था तब निकाल पाएंगे आसानी से जब हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता हो। तो हम लिखेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमें पता है स्केडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4s2 3d1, इसका हो जाएगा 4s2 3d2, इसका हो जाएगा 4s2 3d3, इसका अपवाद स्वरूप हो जाता है 4s1 3d5, इसका हो जाएगा 4s2 3d5, इसका हो जाएगा 4s2 3d6, कोबाल्ट का हो जाएगा 4s2 3d7, निकिल का हो जाएगा 4s2 3d8, कॉपर का फिर अपवाद स्वरूप हो जाएगा 4s1 3d10 और जिंक का हो जाएगा 4s2 3d10। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को यदि हम इनके कक्षकों में भरें तो एक कक्षक तो हम 4s का बना लेंगे और एक बना लेंगे 3d का। सभी में ऐसे ही बनाएंगे। तो देखना इनमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब किस प्रकार से भरेंगे। इसमें 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। हम 2-2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे कॉपर और क्रोमियम के अलावा। अब हम भरते हैं डी कोष में। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन 5, यहाँ भी आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन 5 Mn के लिए। Fe में आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन 6, यहाँ आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्या तरीका होता है भरने का, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ आ जाएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। सेम वैसे ही जिंक में भी डी कोष में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब हम निकालेंगे इनकी ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, तो भाई ऑक्सीकरण अवस्था के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है। एक तो इनकी आएगी न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था, मैं इधर लिख रहा हूँ साइड में न्यूनतम, या मैं कह दूं प्रथम ऑक्सीकरण अवस्था। एक आएगी इनकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था। तो न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था के लिए हम क्या करेंगे, जो NS उपकोष के इलेक्ट्रॉन है, NS उपकोष के इलेक्ट्रॉन है, उतनी उनकी प्रथम ऑक्सीकरण अवस्था है, न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो यहाँ देखो NS और N-1D, NS में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, यहाँ आ गई 1, फिर 2, फिर 2, फिर 2, निकिल के लिए भी 2 और कॉपर के लिए 1 इलेक्ट्रॉन है
तो 1 और जिंक के लिए 2। ठीक, यहाँ क्रोमियम और कॉपर में एस कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए न्यूनतम ऑक्सीजन अवस्था कितनी आई है, +1। अब हम देखेंगे अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था। तो भाई ऐसा है, अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था हम निकालें तो उसके लिए NS उपकोष के इलेक्ट्रॉन प्लस में N-1D उपकोष के जो इलेक्ट्रॉन है, कौन से, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो कैसे निकालेंगे अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था, NS के इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब अभी निकाले जो, साथ में N-1D, यानी हम 3D श्रेणी पढ़ रहे हैं तो 3D उपकोष के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें लिखनी है। तो देखो 2 एरे 1 एरे, तो अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था इसकी आ गई +3। इसकी अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था आ जाएगी 2 और 2 कितनी, +4। इसकी सेम ऐसे आ जाएगी +5 तक। यहाँ 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो इसकी अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था आ गई +6। इसकी आ जाएगी अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था 5 अयुग्मित है और 2 एरे, तो कितनी आ गई, 7। अब देखो हमें यदि अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था निकालनी पड़ जाए Fe की, तो Fe की अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था के लिए 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे, इसमें कुल इलेक्ट्रॉन तो 6 हैं, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मित है, हमें देखने अयुग्मित, तो 4 अयुग्मित और 2 एरे, तो अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था होगी +6। उसके बाद में कोबाल्ट के लिए अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था 3 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो 3 तो ये जोड़े जाएंगे और 2 ये, तो कितनी हो गई, +5। सेम वैसे अब निकिल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 रह गए, तो 2 और 2 कितने आ गए, +4 तक। यहाँ इसके पास में +1 ही है, यहाँ कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है नहीं, लेकिन ये अपवाद स्वरूप +2 ऑक्सीजन अवस्था भी दर्शाता है। उसके बाद में जिंक के पास में यहाँ डी उपकोष पूर्ण पूरित है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे नहीं और केवल 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसलिए जिंक केवल +2 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में जो ऑक्सीजन अवस्था बच गई वो सभी ऑक्सीजन अवस्थाएं ये तत्व दर्शाएंगे। जैसे इसके बीच में +3 बच गई, इसके बीच में +3 +4 बच गया, यहाँ +2 +3 +4 +5 बच गया, यहाँ +3 +4 +5 +6 भी आ गई, यहाँ +2 से +6 तक यानी +3 +4 +5, यहाँ +5 तक यानी +3 +4 और यहाँ केवल +3 बचा। इन दोनों में यही है। ठीक, अच्छा अब हम देखें कि इनमें जो ये न्यूनतम ऑक्सीजन अवस्था हम निकालना सीख गए, अधिकतम सीख गए। अब देखो ये देखने वाली बात है कि जैसे मान लो ये 3 ऑक्सीजन अवस्था दर्शा रहा है, तो इनमें सबसे अधिक स्थायी कौन सा होगा। ठीक, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, देखो भी क्या है, जिंक केवल +2 दर्शा रहा है तो ये ही अधिक स्थायी है। उसके अलावा कॉपर अपवाद स्वरूप इसकी +2 स्थायी है। ठीक है, इसमें देखो +2 और +3 में अधिकतम स्थायी कौन सी होगी, इसमें होगी अधिकतम स्थायी +3। सामान्यतः हम देखें तो स्केडियम +2 के कोई यौगिक बनाता ही नहीं है, तो +2 आप लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है, क्योंकि स्केडियम जो भी मुख्यतः ऑक्सीजन अवस्था दर्शाएगा वो केवल +3 ही दर्शाता है। ठीक, अच्छा अब इसमें देखें ऑक्सीजन अवस्था अधिक स्थायी कौन सी होगी, कि इसमें देखो यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 4s से गए, यदि हम 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो 2 ये और 2 इलेक्ट्रॉन गए, इसका मतलब ये बाह्यतम कोश समाप्त हो गए, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। इसलिए अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था जो स्थायी है इसमें +4 है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इसमें +5 है, 5 इलेक्ट्रॉन निकलते ये पूरा कोश खत्म हो रहा है, ऑक्टेट पूरा हो रहा है। ठीक, अच्छा अब देखो क्या है, अब आता है अगला नंबर अपना क्रोमियम का। यदि हम क्रोमियम में देखें तो +1 ऑक्सीकरण अवस्था निकलते ही ये अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन विन्यास लग रहा है पूरा, तो इसको देख के ये आ जाए भाई +1 ज़्यादा स्थायी होगी, लेकिन नहीं, इसमें +1 अधिक स्थायी न होकर एक तो अधिक स्थायी होती है प्लस से, जिसका कारण है 5 और 1 6 सभी के सभी इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अधिक स्थायी कौन सी है, प्लस से। उसके अलावा ये +3 में भी स्थायी रहता है, उसके अलावा जो क्रोमियम है वो अपना +3 में स्थायी रहता है। देखो इसका कारण क्या है, यदि मैं कहूँ +6 ऑक्सीकरण अवस्था, तो +6 ऑक्सीकरण अवस्था मतलब 6 इलेक्ट्रॉन निकाले, सभी इलेक्ट्रॉन निकल गए 6 में। यदि हम +3 ऑक्सीकरण अवस्था देखें तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन सबसे बाह्यतम कोश 4s से निकलेगा। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Cr का है क्या, 4s1 3d5 है। यदि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालें तो एक इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकल गया, तो 4s में 0 बचे, कितने 2 इलेक्ट्रॉन और, तो 3d में कितने बच गए 3। इसका मतलब डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। न ये तो अर्धपूरित है, न पूर्ण पूरित है, न ही कोई कोष पूरा हो रहा है, लेकिन फिर भी ये +3 ऑक्सीजन अवस्था में स्थायी है। इसका कारण ये है कि भाई देखो क्या है,
हम अगले पाठ में उपसय यौगिकों में एक सिद्धांत पढ़ेंगे CFT, जो बेथे नामक वैज्ञानिक ने दिया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ठीक, उसके अनुसार क्या है कि अपना डी उपकोष है ये दो भागों में बढ़ जाएगा। एक सेट को तो हम कहेंगे T2G सेट, एक को कहेंगे EG सेट। तो ये दो भागों में बट गया, इस वजह से स्प्लिट हो गया। इस वजह से डी में जब 3 इलेक्ट्रॉन है, डी उपकोष में जब 3 इलेक्ट्रॉन है, उस स्थिति में जो आयन है ये वो अधिक स्थायी रहेंगे। तो हम क्या ध्यान रखेंगे, क्रोमियम किस में भी स्थायी है, +3 में भी स्थायी है। कारण क्या है, ये हम CFT क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत में बाद में सीखेंगे। उसके अलावा अब देखो Mn में, Mn किस में स्थायी है, Mn होता है सबसे अधिक स्थायी +4 में। देखो +4 में क्या होगा, Mn में 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तो डी उपकोष में कितने बच गए, 3। सेम वैसे ही अब जो अपना ये है Fe, ये +2 और +3 में अधिक स्थायी होता है। ठीक, अच्छा अब देखो क्या है, जैसे ही हम Mn के बाद में आएंगे तो देखो इनमें हम यहाँ आए तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ हो गया। अभी तक युग्मन नहीं है डी उपकोष में, अब युग्मन प्रारंभ हो गया। जब युग्मन प्रारंभ होता है तो अभी तक तो इनकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था जो थी +3 +4 +5 +6 ये स्थायी थी, लेकिन जैसे युग्मन प्रारंभ होगा तो इनकी जो कम ऑक्सीकरण अवस्था है, जिसे हम न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था या प्रथम ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं, वो अधिक स्थायी हो जाती है। जैसे निकिल में +2 हो गई, कोबाल्ट में +2 +3 हो गई, ये इनकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। ठीक है, अधिकतम होगी, न्यूनतम होगी, और जो रेड पेन से ब्रैकेट के अंदर है वो इनकी अधिकतम स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था इनकी है। ठीक, तो ये हमने 3D श्रेणी में कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो देख ली। कम कैसे निकालते हैं NS उपकोष के इलेक्ट्रॉन, अधिक कैसे निकालते हैं NS उपकोष के इलेक्ट्रॉन, साथ में डी उपकोष में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उन्हें देखकर हम यहाँ कर लेंगे। ठीक, उसके अलावा देखो एक दो बातें जो सामने निकल के आई हैं कि सबसे अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है। तो सबसे अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था के लिए हम इनमें तो क्या कहेंगे कि इनमें तो इनका अष्टक पूरा हो जाता है। Mn में भाई ये एक +2 है, ये भी स्थायी रहती है, +2 और +4 में। इनमें हम क्या कहेंगे कि इनमें जो कम ऑक्सीकरण अवस्था है वो अधिक स्थायी है। उनका कारण क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ होता है, युग्मन प्रारंभ होने की वजह से डी उपकोष से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए जो ऑक्सीकरण अवस्था कम वाली है वो ही क्या रहती है, अधिक स्थायी रहती है। कॉपर +2 ऑक्सीकरण अवस्था में अधिक स्थायी होता है। यदि कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो ऐसा लग रहा है डी उपकोष से यदि एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो ये पूर्णपुरी तो बच गया, अधिक स्थायी होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी रहती है। ये कॉपर जो यौगिक बनाता है उसमें अधिकतम स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक +2 ही बनते हैं। ये +2 क्यों है, इनके बारे में हम जैसे जैसे आगे चर्चा कर लेंगे। ठीक, अच्छा ये +3 में क्यों है, ये +4 में अधिक स्थायी क्यों है, क्योंकि जब डी उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जब अपने डी उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं या D3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाता है, उस स्थिति में ये अधिक स्थायी रहते हैं। कारण इनका हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा अब हम देखें कि इनमें कौन कौन से प्रश्न निकल के आ रहे हैं ऑक्सीकरण अवस्था से संबंधित। अपने लेवल के 12th लेवल तक के कौन कौन से प्रश्न हैं देखते हैं। देखो क्या है, देखो पहला प्रश्न अपना ये बनता है कि यदि वो हमसे ये पूछ सकता है कि किसी की अधिकतम व न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था, अधिकतम व न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था हमसे पूछ सकता है। एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, हमें किताबों में ये लिखा मिलता है, मैं लिख रहा हूँ, एक शब्द तो लिखा मिलता है ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, एक लिखा मिलता है ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक। ये सामान्यतः एक ही बात है, लेकिन फिर भी यदि हम देखना चाहें तो ऐसा है कि ऑक्सीकरण अवस्था और ऑक्सीकरण अंक दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मान लो मैं ये कहूँ कि कोई यौगिक है आपके पास में AB3C2, इस प्रकार का कोई यौगिक है, और वहाँ मैं C की ऑक्सीकरण अवस्था यदि हम निकालने लगे तो मान लो C की ऑक्सीकरण अवस्था +1 भी आ रही है और C की ऑक्सीकरण अवस्था +3 भी आ रही है। ठीक, तो जो ये +1 और +3 आ रही है ये तो C की रहेगी ऑक्सीकरण अवस्था, और जो ऑक्सीकरण अवस्था का औसत है, ऑक्सीकरण अवस्था का औसत है
वो होता है इनका ऑक्सीकरण अंक। जैसे मान लो इसकी 3 भी आ रही है, 1 भी आ रही है, तो ये हो गई इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था तो क्या हो गई, +1 और +3। औसत कैसे निकालेंगे, +1, 1 और 3 इनका औसत निकालें तो 2 का भाग दे दो, तो कितने आ गए ये 2। तो +2 इसका ऑक्सीकरण अंक है इस यौगिक में, और जबकि +1 और +3 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है। ठीक, तो अपने क्या प्रश्न बनेंगे, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सबसे कम और अधिक ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालेंगे या क्या होती है। तो यदि आपके पास में कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है, कोई तत्व पता है, तो उसकी अधिकतम और न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए क्या तरीका करेंगे, जो s उपकोष के इलेक्ट्रॉन हैं वो तो उसकी न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं, तथा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था वो होगी जब ns उपकोष के इलेक्ट्रॉन और n-1d उपकोष के इलेक्ट्रॉनों को में n-1d उपकोष में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को यदि हम जोड़ दे दोनों को, तो जो दोनों का योग आएगा वो उसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था आएगी। ठीक, अच्छा अब देखो क्या है, एक प्रश्न आपके ये आता है, देखना क्या है। प्रश्न हमसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि जो जिंक है वो केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था ही क्यों दर्शाता है। ठीक, तो देखो यदि मान लो आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि जिंक है वो केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाता है, प्रश्न पूछ सकता है Zn कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, +2। तो देखो भाई Zn है, Zn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d10। यदि +2 ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया 4s0 3d10। d10 का मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, पूर्ण पूरित। तो हम कहेंगे जिंक +2 ऑक्सीकरण अवस्था है, केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था इसलिए दर्शाता है क्योंकि +2 ऑक्सीकरण अवस्था में ये d10 पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। ये पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉन विन्यास है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉनों को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, इन्हें निकालने के लिए बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए जिंक केवल कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, +2। एक प्रश्न मान लो आपसे ये पूछ ले कि स्केडियम है वो +2 सामान्यतः नहीं दर्शाता है, ऐसा कोई यौगिक है नहीं जिसमें वो +2 दर्शाए, तो स्केडियम केवल +3 ही दर्शाता है। तो स्केडियम +3 दर्शाता है, प्रश्न आपसे पूछ ले कि स्केडियम कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, +3। तो कारण क्या कहोगे, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में जो स्केडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास है 4s2 3d1 क्या है, 4s2 3d1 +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया 4s0 3d0। इसका मतलब इसका बाह्यतम कोश समाप्त हो गया, बाह्यतम कोश समाप्त हो गया और इसका अष्टक पूरा हो जाता है, किसका, स्केडियम का, इसलिए ये केवल कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, +3। उसके अलावा एक कारण और होता है कि यदि इलेक्ट्रॉनों को निकालते हैं ना, उस स्थिति में हमें जितनी ऊर्जा चाहिए तो उसे हम कहते हैं आयनन एंथैल्पी। यदि आपको पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है, या मैं कह दूं कोई तत्व +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है तो हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, इस स्थिति में जो ऊर्जा चाहती है उसे हम प्रथम आयनन ऊर्जा या प्रथम आयनन एंथैल्पी कहेंगे। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जब +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाए उसे हम कहेंगे द्वितीय आयनन एंथैल्पी, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जब +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है तो उसे हम कहेंगे तृतीय आयनन एंथैल्पी। तो स्केडियम के लिए द्वितीय आयनन एंथैल्पी और तृतीय आयनन एंथैल्पी इनके मान लगभग बराबर होते हैं, लगभग बराबर होता है द्वितीय और तृतीय आयनन एंथैल्पी का, इसलिए स्केडियम केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाता है। ये बात देखो ऐसा है, यदि हम मार्केट में गए एक पेन लाने गए, उस एक पेन की कीमत मान लो 10 रुपये है, यदि हमें 2 पेन लाने पड़ जाएं और 2 पेन की कीमत 20 रुपये है, ठीक, यदि हमें 3 पेन लाने पड़ गए, 3 पेनों की कीमत आ रही है 30 रुपये, तो हमें आवश्यकता जब 2 की है तो 2 पेन ही लेंगे, ठीक। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि तीसरा पेन आप लाने गए, उस स्थिति में तीनों पेनों की कीमत हमें 20.2 रुपये या 20.1 रुपये ही चुकानी पड़ी, इसका मतलब तीसरे पेन की कीमत न के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, तीसरा पेन भी साथ ले आएंगे। सेम कहानी यही है, जब द्वितीय और तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान लगभग बराबर है तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में तीसरा इलेक्ट्रॉन भी आसानी से निकल जाता है, इसलिए स्केडियम केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा, ठीक। अच्छा, अब देखो हमने इससे पहले पढ़ा कि जिंक केवल +2 दर्शाता है, स्केडियम केवल +3 दर्शाता है। इसका मतलब ये है
कि ये केवल एक ही प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, इसका मतलब परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते हैं। जब हम डी उपकोष के तत्वों के बारे में ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि भाई डी उपकोष के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, लेकिन स्केडियम और जिंक केवल एक ही प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहे हैं। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कि जिंक और स्केडियम परिवर्तनशील यानी बदल बदल कर ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शा रहे, केवल एक ही प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहे हैं। तो उन दोनों का आंसर आप इन दोनों के आंसर से ही दे देंगे। ठीक, अच्छा अब एक प्रश्न और आता है, देखो क्या है प्रश्न, आपसे ये पूछ ले कि इनमें सबसे अधिक प्रकार की जो ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है वो Mn दर्शा रहा है। 1 2 3 4 5 6 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, जो +2 से लेकर +7 तक। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो Mn है मैग्नीज, वो सर्वाधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं, Mn सर्वाधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है, क्यों? देखो भाई आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि Mn मैग्नीज है वो 3D श्रेणी में सर्वाधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, 6 प्रकार की दर्शा रहा है, बाकी कोई 4 प्रकार की दर्शा रहा है, कोई 5 की, कोई 3 की, कोई एक ही प्रकार की दर्शा रहा है, कोई 2 प्रकार की दर्शा रहा है, जबकि Mn सबसे अधिक प्रकार की दर्शा रहा है। तो इसका कारण क्या है? देखो कि Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये 4s2 3d5। ठीक, तो हम क्या कहेंगे इसका आंसर में कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यदि हम कक्षकों में इसके इलेक्ट्रॉनों को भरें तो इस प्रकार से भरा जाएगा। ये s उपकोष के इलेक्ट्रॉन है, यहाँ d उपकोष के इलेक्ट्रॉन है, तो हम कहेंगे कि Mn के पास s उपकोष के 2 इलेक्ट्रॉन तथा d उपकोष में सर्वाधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और दोनों का योग 7 तक आ रहा है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन तक निकाल सकता है। और सबसे कम कितने निकालेगा? s उपकोष के 2 इलेक्ट्रॉन तक। तो हम क्या कहेंगे अपने आंसर में कि Mn सर्वाधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था इसलिए दर्शाता है क्योंकि Mn के पास में सर्वाधिक d उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तथा उसके साथ ही s उपकोष में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, जिनको निकालकर, इन 7 इलेक्ट्रॉनों को निकालकर ये +2 से +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ठीक, अच्छा अब देखो क्या है, एक चीज और निकल के आ रही है। यदि हम ऑक्सीकरण अवस्था की इस सारणी को यदि हम ध्यान से देखें तो ध्यान से देखने में ऐसे लग रहा है कि स्केडियम 1 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, टाइटेनियम 3 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, ये 4 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, क्रोमियम 5 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, Mn 6 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, फिर ये 5 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, ये 4 प्रकार की, ये 3 प्रकार की, ये 2 प्रकार की, ये 1 प्रकार की। इसका मतलब ये हम कह दें कि भाई हम स्केडियम से पहले बढ़े तो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का गुण, जैसे 1 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, फिर 5 की, फिर 6 की, यानी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन Mn के बाद में ऐसा क्या हुआ कि ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का गुण कम हो गया। देखो ये 6 तक बढ़ा, उसके बाद में 5 4 3 2 1, यानी पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो अपना प्रश्न एक ये वैसे बन सकता है क्या कि 3D श्रेणी में, प्रश्न ये बन जाए कि 3D श्रेणी में ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का गुण, या हम कह दें कि ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने का गुण। देखो भाई ध्यान रखना, ऑक्सीकरण अवस्था और ऑक्सीकरण अंक एक नहीं है। हाँ ये एक हो सकते हैं कुछ यौगिकों में, लेकिन कुछ यौगिकों में अलग अलग भी होते हैं। तो आप क्या कहोगे, ऑक्सीकरण अंक तो रहता है औसत, और ऑक्सीकरण अवस्था जो वो तत्व दर्शा रहा है वो उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था वो है। और ऑक्सीकरण अंक क्या है, यदि वो 1 से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है तो दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाओं का जो औसत है, या 3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाए तो तीनों ऑक्सीकरण अवस्थाओं का जो औसत है वो उसका रहेगा ऑक्सीकरण अंक। तो प्रश्न ये है 3D श्रेणी में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने का गुण पहले बढ़ता है, या प्रश्न में लैंग्वेज में बदल दे कि Mn तक बढ़ता है, मैग्नीज तक बढ़ता है, तत्पश्चात यह वो कहते बाद में कम होता है, क्यों? तो हम ये कहेंगे कि Mn तक बढ़ रहा है, उसके बाद में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो देखो क्या है, ऐसा क्या हो रहा है, यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 5, इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन उसके बाद में डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 भी नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि Mn तक डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की
संख्या बढ़ती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है mn तक, उसके बाद में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आती है, तो आप क्या कहोगे, उसके बाद में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आती है, इसलिए 3D श्रेणी में ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का गुण पहले बढ़ता है और उसके बाद में कम होता है। ये कुछ प्रश्न थे 3D श्रेणी की ऑक्सीकरण अवस्थाओं से संबंधित, वो हमने कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि भाई ऑक्सीकरण अवस्था से क्या क्या प्रभाव और पड़ सकते हैं। ठीक, तो देखना क्या है ऑक्सीकरण अवस्था के क्या प्रभाव हैं। प्रश्न तो क्या थे, क्या पूछ सकता है, अधिकतम न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, स्केडियम केवल +3 दर्शा रहा है, जिंक केवल +2 दर्शा रहा है, ये परिवर्तनशील नहीं दर्शा रहे हैं, क्यों, Mn सर्वाधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहे हैं, क्यों। उसके अलावा पूछ सकता है पहले ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है उसके बाद में कम होती है। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीकरण अवस्था के प्रभाव क्या क्या है। ठीक, तो देखना भाई 1-2 पॉइंट है, पहला मैं लिख देता हूं। पहला है कि ऑक्सीकरण अवस्था है ना, उसके समानुपाती होते हैं सहसंयोजक गुण, सहसंयोजक गुण, जबकि ऑक्सीकरण अवस्था के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं आयनिक गुण, आयनिक गुण। दूसरी बात, ठीक, अच्छा देखो क्या है, सहसंयोजक गुण ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर बढ़ते हैं, जबकि आयनिक गुण ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इनसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है, जैसे मान लो उसने कोई यौगिक दे दिया ए और दूसरा यौगिक दे दिया बी, यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था आ रही है +2, यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था आ रही है +4, तो वो आपसे कहेगा इन दोनों में सहसंयोजक गुण सबसे अधिक किसमें है, जिसमें अधिक ऑक्सीकरण अवस्था है उसमें सहसंयोजक गुण अधिक है। ठीक है, जो कि आयनिक गुण क्या होंगे, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है उसमें आयनिक गुण क्या हो जाएंगे, कम, यानी इसका मतलब ये है जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था कम है उसमें आयनिक गुण क्या हो जाएंगे, अधिक। जैसे और उदाहरण यदि हम देखें, यदि वो आपसे कह दे कि ये, उसने आपसे कह दिया ये यौगिक दे दिया मान लो टाइटेनियम का ऑक्साइड TiO, इसका वेनेडियम का दे दे VO और एक दे दे वेनेडियम का ऑक्साइड VO2, यहाँ इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है +2, यहाँ इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है +4। अब वो कहेगी सहसंयोजक गुण ज़्यादा किस में, तो आप कहोगे VO2 में। वो कहेगी आपसे आयनिक गुण ज़्यादा किस में है, तो आप किस में कहोगे, वेनेडियम ऑक्साइड VO में। ठीक, अच्छा देखो और क्या प्रभाव पड़ते हैं ऑक्सीकरण अवस्था पर। एक प्रभाव पड़ता है इनके अम्लीय गुणों पर, तो आप ध्यान रखोगे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर अम्लीय गुण बढ़ते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर अम्लीय गुण बढ़ते हैं। और उसके अलावा ऑक्सीकरण अवस्था यदि बढ़ती है तो क्षारीय गुण क्या होते हैं, कम होते हैं। आपसे किनके, ऑक्साइडों के, किनके, ऑक्साइडों के, ऑक्साइडों के अम्लीय गुण कम बढ़ रहे हैं और ऑक्साइडों के क्षारीय गुण क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। यदि देखो आपसे ये कह दे कि क्वेश्चन बना के ये कह दे, वो दे दे आपसे प्रश्न ये दे दे कि MnO, उसके अलावा कह दे Mn2O3, उसके अलावा वो दे दे